और बस आखिरी सवाल अब कि मैंने जो रिसर्च की थी उसमें मुझे कहीं पे उनकी जो उन बाबा जी की जो स्टोरी है हिया मंडी जाने से पहले मुझे वो नहीं मिल रही थी कि वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से वो उस एरिया में शिफ्ट हुए थे। नहीं सरकम्स मतलब ये आर्टिकल्स में कहीं भी नहीं है और बुक में भी नहीं है कहीं पे। और उन्होंने फिर वो जब वहाँ उस एरिया से वापस मतलब गए थे तो मतलब वो कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस थी जिनकी वजह से वो उस एरिया से गए थे। और मतलब यही जो अभी तक मैंने देखा आप है लोगों कि ने जाना उनको है, ठीक है जाते जाएं जिस जिसने जाना है। काका जी लंगर काका को दे दो जी। कि उनको वहाँ से निकाला गया था। नहीं निकाला नहीं गया था हीरा मंडी से। वो जहाँ तक उनका घर से वो उस साइड पे जो आना था, उनकी जो अर्ली लाइफ है, उनकी बर्थ से लेके जो उनकी बर्थ है, सैयद फैमिली से थे, शादी के माँ बाप की शादी के बहुत देर बाद पैदा हुए। वो नरेट किया हुआ मैंने किस्सा, वो तो वो उनकी तो बर्थ सारा का है आपको लेकिन बताया भी वो था ना कि उधर वो क्यों आए थे। हुए। उसके बाद एजुकेशन भी हुई, फिर बिज़नेस में आए, कोल माइनिंग भी की, फार्मिंग भी की, ज़िम्मेदार भी थे, लैंडलॉर्ड थे। फिर उन्होंने सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया अपने इलाके में, बच्चों के स्कॉलरशिप, सड़कें बनवानी, स्कूल बनवाया, डिस्पेंसरीज बनवाई। लेकिन उसके बाद उनका बेसिकली ये जो लेट 80s में उनका एक स्पिरिचुअल क्यों कह लो, जो जो भी उनका स्पिरिचुअल जर्नी था उसके पहले का, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि बर्थ से लेके ही ऑनवर्ड मखलूक खुदा के अंदर ही रह रहे थे, मखलूक की खिदमत भी कर रहे थे अपने तरीके से, और ज़िम्मेदारा भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। उसके साथ अब अचानक उनकी पहले शादी हुई हुई थी, उसमें से बच्चे थे। एक शादी उनको दोबारा करनी पड़ी 80s में उनकी वालदा के हुक्म पे। जो खातून वहाँ पर आई थिंक उस डिस्पेंसरी में आई थी, वो सर्व कर रही थी एज ए नर्स कह लो या एज ए लेडी हेल्थ विजिटर थी वहाँ पर। उनकी रिहाइश के लिए वो बाबा जी के घर ही ठहर रही थी, ठीक है। बाबा जी की वालदा के पास, जनान खाना मर्दान खाना टोटल डिफरेंट था। बाबा जी की वालदा बहुत ज़ईफ़ थी और उन दिनों में वो बीमार भी थी, चारपाई पे थी शायद। तो इन खातून ने, ये उनके घर भी रहती थी और उनकी खिदमत भी काफ़ी करती थी। एंड शी वाज आई थिंक डाइवोर्स ही थी, उनके बच्चे थे 3, 2 बेटे 1 बेटियाँ, छोटे छोटे बच्चे थे। तो बाबा जी ने जो मुझे बताया, वो उन्होंने ये बताया कि मेरी वालदा ने अचानक मुझे कह दिया कि आप सैयद हो और ये सर से नंगी है, तो इसको चादर दो, इससे शादी करो। बाबा जी कहते हैं कि बेटा बाबा, मेरी जो पहली शादी भी हुई थी मेरी कज़न से हुई थी, उसमें से मेरे 2 बेटे 4 बेटियां बाबा जी की थी। तो वो कहते हैं कि बाबा ऑलरेडी उस शादी के ऊपर भी तैयार नहीं था। बाबे ने उस वक़्त भी अपनी वालदा से कहा था कि अम्मा जी, मेरी अजीब सी हालत होती है, आपके सामने है कि मैं अचानक घर से चला जाता हूँ कई कई दिन, और जाके एक दरबार था चनियोट, बाबा जी ने ये अपने एक इंटरव्यू में भी नरेट किया हुआ है, वो शायद मैं आपको दे नहीं सका, एक अखबार में है, और ये जो वीडियोस अक्सी मुफ्ती साहब ने शायद अपलोड किए हैं उसमें भी कुछ हैं, डॉक्टर उसको देख लेना। तो वो कहते हैं कि मैं उस दरबार पे जाके कई बार 2-2 3-3 दिन पड़ा रहता था, और बल्कि शादी वाले दिन भी, पहली शादी वाले दिन भी मैं गायब हो गया या मैं नहीं था घर वालों को मिल रहा। तो फिर वहाँ गए और उसी दरबार पे मैं अपना टुन पड़ा हुआ था या जिस हालत में भी था, लोग तो यही समझते होंगे कि पता नहीं शायद कोई नशा करते हैं या क्या करते हैं, मगर जिस भी हालत में थे। तो वो कहते हैं कि मुझे लाए, शादी हो गई, उसके बाद मैं, वो ये हालत तो कभी कभी होती है। वो कहते हैं मेरे घर वाले उसका मेरा साइकेट्रिस्ट से इलाज करा रहे थे, या उसको साइकोलॉजिकल सिकनेस समझते थे, ठीक है, साइकी का मरीज़ समझते थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसी नहीं है, ये मेरा ये मसला ही नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये मैंने नोट कर लिया था कि वो मैं किसी ना किसी की दर्द से रिएक्ट होता था, कोई चीज़ देख लेता था, जैसे उन्हें वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पे सख्त एतराज़ था कि ठीक है हम सादात हैं, ठीक है, लेकिन हम ऊपर क्यों बैठे और बाकी नीचे क्यों बैठे। जो गाँव का कोई कल्चर होगा, उनके वालिद साहब जो थे वो काफ़ी इन चीज़ों का ख्याल रखते थे, और इसी तरह उन्हें जो
स्टैंडर्ड पीरी फ़कीरी का सिस्टम दरबारों पे चल रहा था, उस पर भी उन्हें एतराज़ था, लेकिन खामोश अपना वो काम कर रहे थे। अब अचानक पहली वाइफ ठीक है जी आ गई, वो ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने की, अपना बिज़नेस भी कुछ संभाल रहे थे, लेकिन उस दौरान कहते हैं कि हालत ऐसी हो जाती थी, मैं अपने आप को कई बार कमरे में बंद भी कर लेता था। वो मुझे उन्होंने कमरा दिखाया भी, उसको उन्होंने एक मस्जिद सी बनाया हुआ था, तो कहते हैं उसमें कई बार बाबा पड़ा होता था और कई बार दीवारों में टकरे भी मारता था, कई बार अजान की आवाज़ भी सुनी नहीं जाती थी, और कई बार सारा सारा दिन सारी सारी रात सजदे में पड़ा रहता था या नमाज़ ही पढ़ते रहता था। कोई समझ नहीं आती थी मुझे कि मुझे क्या होता है। डॉक्टर्स जो थे वो दवाइयाँ जो भी देते थे उनसे मेरा मसले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद ये शादी की ज़िम्मेदारियाँ हो गई, बच्चे भी हो गए, तो अचानक अम्मा जी ने, बाबा जी वैसे ये जो सेकंड वाइफ थी, हंस के कहते थे कब्ज़ा करो, कहते हैं कि ये काकी जी जो थी इन्होंने अम्मा जी की इतनी खिदमत की, या पता नहीं उन्हें क्या कहानियाँ सुनाई। वालिद बाबा जी अपनी वालदा को ही अपना मुर्शद कहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका, मैंने उनको पास अगर बहुत ज़्यादा प्यार किसी के लिए देखा है या रिस्पेक्ट साथ देखी है, एक अजीब उनका कोई ताल्लुक़ था अपनी बात। मैंने उनको तो उनकी वालदा के साथ नहीं देखा, उनकी वालदा की तुरबत पे देखा है उन्हें। एक बार मैंने बाबा जी को वहाँ पे लिटरली बिल्कुल एक डिफरेंट रूप में देखा, एक छोटा सा बच्चा जिस तरह खड़ा होता है, अपनी वालदा की तुरबत पे मैंने उन्हें बिल्कुल एक डिफरेंट रंग में देखा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने अपनी वालदा को समझाने की कोशिश की, अम्मा मैं तो पहले के हकूक़ शायद पूरे नहीं अदा कर सकता, कभी आता हूँ कभी नहीं आता। गायब कहते हैं मैं गाड़ी लेके निकल जाता था, जीप और बंदे साथ होते थे, ड्राइवर रखा हुआ था, बॉडीगार्ड। मैं कभी सिंध में जा रहा हूँ, 7 ज़िलों में ज़मीनें थी, कभी कहीं कितने कितने महीने वापस आ रहा हूँ, दोस्तियाँ यारियाँ पाली हुई थी। तो कहते हैं ये अम्मा जी ने हुक्म जारी कर दिया मुझे, माँ थी, उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें 32 धारे नहीं बख्शूँगी या अपना दूध नहीं बख्शूँगी जो मैंने तुम्हें पिलाया, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। कहते हैं माँ मेरे लिए, और हंस के कहते हैं कि मुझे उस वक़्त तो समझ नहीं आई, लेकिन मेरी माँ इतनी ज़्यादा दूर की निगाह रखती थी या विजनरी थी कि जिस तरह वो पहले, वो मेरी पैदाइश के बाद जब मैं स्कूल जाता था, घर से बाहर जाता था, मैं अल्लाह हाफिज़ करता था, तो हमेशा दुआ देते हुए वो कहती थी अमीर भी हुई फ़कीर भी हुई, जिथे पैर हुई उथे खैर हुई, कि तुम अमीर भी हो फ़कीर। कहते इतनी चलाक थी, अमीर पहले कहती थी। अब इसी का वो बाबा जी अपनी अम्मा का कहते हैं कि वो विजनरी थी, उन्होंने मेरी हालत देख ली थी, उन्हें पता था कि ये जितनी देर मैं हूँ। अच्छा, ये भी एक स्पिरिचुअल लिंक है, इसके पीछे स्पिरिचुअल राज है। माँ जिस वक्त वो फिज़िकली इस दुनिया से चले जाती है, इस तरह का बच्चा जो है, उसके बाद उसकी वो स्पिरिचुअल ड्यूटी या वो जो उसकी कह लो कि असल उसकी काम है, वो होना ही होना होता है। अमूमन ये लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं, इन्हें रब भी लेके जाता है या कुदरत लेके जाती है। तो कहते हैं उन्हें ये पता था कि ये जो पहली वाइफ हैं, वो सैयदज़ादी थी, बाबा जी की कज़न ही थी, कि ये तो पर्दे की, ये तो घर से बाहर नहीं निकलती, इन्होंने तो जाने नहीं बाबा जी के पीछे, और ना इन्हें किसी ने जाने देना, ठीक। तो ये ज़माना साज औरत है, लाहौर की है, पढ़ी लिखी थी, ज़ाहिर बात उन्होंने LHV का कोर्स किया हुआ था, ये अकेली बेवगी में अपने बच्चे लिए हुए यहाँ पे ये रह रही है। फिर इसको ज़माने का, अभी भी इसको एजुकेशन की भी वैल्यू है या इसको सही गलत का पता है, ज़माने का पता है, इधर आके बैठी हुई है। और अगर इसकी बीवी ये बन जाती है, बाबा जी का कहना है कि वो इतनी तेज़ थी कि उनकी वालदा के वो मेरा बंदोबस्त कर रही थी कि ये इसने तो पता नहीं कहाँ खज्जल होना है, ये जब इसकी बीवी होगी तो ये इसके पीछे इसको ढूंढने जाएगी या इसका ख्याल करेगी, या फ़कीरी की ड्यूटी लग गई, कहाँ जाता है, दरबारों पे जाता है, कहाँ सोता है, कहाँ गिरता है, ये कम अज़ कम पीछे चली जाएगी, नहीं तो इसके पीछे कौन जाना। क्योंकि बाबा जी को बहन भाई उस तरह तो था नहीं कि जो पीछे जाएगा, वालिद साहब खुद उनके दरबार संभाल के कसूर में बैठे हुए थे। लेकिन बाबा जी ने रजिस्ट किया और कहते हैं कि मैंने जान के बाबा जी के अपने वालिद साहब यानी बड़े बाबा जी ने कहते हैं कि उन तक खबर पहुँचा दी कि ये अम्मा जी जो है ना ये कर रही हैं। और साथ कहते हैं मैंने, मेरे वालिद साहब ने सख्ती से कहा कि नहीं नहीं,
यानी उनकी एक अपनी सोच थी। जैसे उन्होंने इस तरह का कोई डायलॉग बोल दिया कि नाली की ईंट आसमान में नहीं लग सकती, ठीक है, या ये तो मतलब हम सैयद हैं और ये नहीं हो सकता, या कुछ भी है, या एक LHV है, या उसका कैरेक्टर पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, हमारी बहू कैसे हो सकती है, पर्दा नहीं करती, या वटेवर जो भी थी। और ज़ाहिरी बात है अपनी भतीजी भांजी घर में थी तो उसके ऊपर सौतन लाना एक मज़ीद फड्डा भी क्रिएट होगा। सो एनीवेज उसमें बाबा जी कहते हैं कि मैंने उनका तबादला करा दिया, वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया। कहते हैं अम्मा जी, मैं घर आया तो अम्मा जी बीमार, सख्त बीमार। अब मैंने अम्मा जी की खिदमत करने की कोशिश की तो अम्मा जी ने कहा कि मुझे पता है कि तबादला तूने कराया, मैंने बचना ही नहीं है, मैं बचूंगी तब जब वो मेरे पास आएगी, वही मेरी खिदमत सही करती है। कहते कि वो इतनी बीमार थी कि मैंने जितने मर्जी डॉक्टरों के पास ले आए उन्हें नहीं फ़र्क पड़ा, तो आखिरकार मुझे इसकी तबादला वापस करवाना पड़ा। जब ये आई तो मेरी अम्मा जी फट ठीक हो गई। तबादला क्या था? ट्रांसफ़र, आपकी पोस्टिंग चेंज कर देना। नहीं लेकिन किस टर्म्स में बात करें? तबादला ट्रांसफ़र कर दिया किसका उन्हें, हुआ था? उनकी पोस्टिंग, वो जो खातून थी जिनसे वो शादी करने को कह रही थी, जो लेडी हेल्थ विजिटर थी जिनसे बाबा जी की बाद में सेकंड मैरिज हुई, आप चूँकि रिसर्च में घुस रही हैं, अब ये उनके पर्सनल मामलात हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि मुझे बताए हुए हैं और शायद इसलिए बताए हुए हैं कि उन्हें पता था कि ये बता देगा, ठीक है। तो लेकिन जो अपने मुंह से जो उन्होंने मुझे बताए हुए हैं, ठीक है, मुझे उस वक़्त इन चीज़ों की रेलेवेंस नहीं समझती। आज मुझे आप पूछ रही हो या लोग पूछते हैं कुछ ना कुछ, तो ठीक है, मुझे समझ आती है कि शायद यही चीज़ों की रेलेवेंस थी। कहते थे ये मेरे पे किताब लिखेगा, पता नहीं। खैर, तो बाबा जी कहते हैं कि मुझे उनकी वापस ट्रांसफ़र करवानी पड़ी, ठीक है। पहले बाबा जी ने ही वहाँ डिस्पेंसरी बनवाई, एक पोस्ट क्रिएट करवाई अपने गांव की। वो कहते हैं मेरा एम ये था कि हमारे गांव में जो ट्रेंड दाया थी, लेडी हेल्थ विजिटर थी, या जो डिलीवरी के काम करती थी, वो खातून जो एजेड पुरानी एक्सपीरियंस थी, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, लेट 70s में या अर्ली 80s में। और हमारे गांव में बहुत सी ख़वातीन अनट्रेंड दाया की वजह से उनकी डेथ हुई ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक। और वहाँ का कल्चर या एजुकेशन ये थी कि वो डिलीवरी के लिए औरत को हॉस्पिटल या किसी मेडिकल फैसिलिटी में ले जाने को बेपर्दगी और इंतहाई बेशर्मी की बात समझते थे। मतलब वो इतनी शर्म वाली बात समझते थे कि वो औरत उसी घर में रहती थी, बाहर पता ही ना चले कि उसकी डिलीवरी है या नहीं है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है, उसकी डिलीवरी सिजेरियन वाली है, उसकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड है, वटेवर, वो मरे वहीं पे। उसका उस घर से बाहर लाना यानी जहालत, बाबा जी के वर्ड्स में थे कि जहालत की यह हद थी कि वो बेचारी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाती थी, उसको वो अनट्रेंड दाई के हाथों, ठीक है, लेकिन उसको किसी करीबी अस्पताल तक ले जाया नहीं जाता था। आखिर में बहाना ये होता था कि उधर तक जाते जाते तो वैसे मर जाएगी। तो बहुत सी खवातीन की डेथ हुई। आप कह रहे थे ना बाबा जी का काकी के लिए कोई ख़ास प्यार था, तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने उसका, मेरे जहन में ये हल आखिर में ये निकला कि मैंने इधर एक डिस्पेंसरी बनवाई। बनवाने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के पीछे पड़ के एक लेडी हेल्थ विजिटर कम, पहले लेडी डॉक्टर की रिक्वेस्ट की, कोई लेडी डॉक्टर हो जाए। कोई लेडी डॉक्टर उधर आने पे तैयार नहीं थी, ठीक है, कोई वहाँ आके रहने पे, परफॉर्म करने पे तैयार नहीं थी। अब जब लेडी हेल्थ विजिटर बाबा जी ने पोस्ट करवा ली, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स कराई कि ख़वातीन को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो लाहौर से मतलब एक डॉक्टर आ गई है, लेडी डॉक्टर आ गई है, वो इलाज करेगी, औरतें अपनी बातें करें। तो मस्जिद में ही बाबा जी के ही क्लोज रिलेटिव्स ने उन्होंने अनाउंस करा दिया कि ये औरत का करैक्टर ठीक नहीं है जो लाहौर से इधर आके अकेली गैर महरम मर्दों के दरमियान और ये इधर आके रह रही है, तो जिन्होंने अपनी बीवियां ख़राब करनी है वो इधर इसके पास भेजें, वो इनका करैक्टर ख़राब करेगी। इसने अपने कमरे में टीवी भी रखा हुआ है, वो बेचारी कोई अपना टीवी भी ला के उसने रखा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट। ये भी उसका जुर्म था, ये भी उसका गुनाह था कि उसने अपना कमरे में टीवी रखा हुआ है, एंटीना लगा दिया, तुम्हारी औरतों को बेहयाई सिखा देगी, ठीक है। कहते हैं औरतों की एजुकेशन तो बात ही भूल जाएं आप, तो कहीं की जाएंगी। बाबा जी का वो उस इलाके का ये कल्चर था, ठीक है। अब बाबा जी उस कल्चर को, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते थे, और प्लस उनको, वो बाहर फिरते थे, सारे शहरों में जाते थे, सारा, तो उनका
ये कॉन्सेप्ट था कि यार यहाँ की औरतें जो हैं ये जहालत के हाथों मर रही हैं, इनको अच्छी मेडिकल एड या अच्छी मेडिकल असिस्टेंस या एक अच्छी मेडिकल नर्स चाहिए या डॉक्टर चाहिए, कम से कम डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ तो ना हो। तो कहते हैं कि अव्वल तो इस तरह की अनाउंसमेंट्स की गई, गांव में मशहूर किया गया कि जो इस लेडी डॉक्टर या नर्स से अपनी बेबी भी डिलीवर कराएगा अपनी बीवी के लोग, तो वो बीवी को भी ख़राब करे, क्योंकि इसका करैक्टर ही ठीक नहीं है। ये अंग्रेज़ी एजुकेशन है इसकी। अब समझ आ रही है? अब उस औरत को वहाँ रहने के लिए उनके डिस्पेंसरी के साथ घर तो नहीं था, तो वो बाबा जी ने अपने जनान खाने में अपनी वालदा के पास रखा। ठीक है, उन्होंने बाबा जी की वालदा की खिदमत भी कर देनी, या जो भी थी हेल्थ, वो फिजियोथेरेपी का भी शायद उन्होंने कोर्स किया हुआ था या वट एवर, तो अम्मा जी की वो हेल्प करती थी, रह रही थी। लेकिन गाँव का कल्चर ओवरऑल जो था वो ये था। इसी कल्चर में अब बाबा जी कहते हैं कि उन अम्मा जी ने, बाबा जी की वालदा ने कुछ साल 6 महीने के बाद बाबा जी को कह दिया कि इनकी के साथ आप शादी करें, जिस पे बाबा जी रिलक्टेंट थे। वो अपने कल्चर को, अपनी फैमिली रिस्पॉन्स को भी जानते थे, और वालिद साहब ने उन्हें कह भी दिया कि नहीं, तुम इसे ट्रांसफ़र कराओ, यहाँ से ख़त्म करो ये तुमने अपनी तरफ से खैर से नेकी कमाई है। तो उन्होंने उन्हें ट्रांसफ़र बैक करा दिया कहीं। ठीक है, लेकिन अम्मा जी इतनी शदीद बीमार हो गई कि बाबा जी कहते हैं कि मुझे वापस उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ा, ठीक, या उन्हें लाना पड़ा, और अम्मा जी की बात भी माननी पड़ी, या शायद इधर उन्हें फिर घर ले दिया और उनके बच्चों को एजुकेशन दिलवानी शुरू कर दी। उन्हें यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दे, वो घर के अंदर ही वो ख़वातीन को डील करती थी। ठीक है, लेकिन बाबा जी की फैमिली को इस बात पे शदीद एतराज़ हुआ। अम्मा जी फौत हो गई, बाबा जी की दस्तारबंदी रखी गई। ठीक है, एक दरबार था मखदूम जहानिया, जहाँ गश्त की लड़ी में से, वो बाबा जी की इंसेस्टर्स में से हैं, उधर की दस्तारबंदी बाबा जी की होनी थी कि बाबा जी वहाँ के जो हैं सजादा नशीन मुकर्रर हुए। बाबा जी कहते हैं कि वो मखदूम जहानिया जहाँ गश्त थी की तरफ से वो पगड़ी जो हमारे ख़ानदान में आ रही थी, उसको मेरे सर पे दूसरे एक सैयद थे बड़े, उन्होंने रखना था। काफ़ी सैयद जो इनकी लड़ी के थे वो सब इकट्ठे किए कि जो रस्म होगी, जो रिचुअल होगा, जो भी मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के डिसेंडेंट्स के दरबार मुख्तलिफ, उनके अंदर बड़े बड़े वली पैदा हुए हैं, तो उन दरबारों का जो भी हेड होता है उसे मखदूम का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, तो वो बाबा जी कहते हैं कि मेरे सर पे भी वो पगड़ी लपेटी जा रही थी, उसको 11 बार घुमाया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि 1000 के करीब सैयद इकट्ठा हुआ था, सबको खाना शाना लंगर शंगर भी खिलाया जाना था, एक प्रॉपर जो गद्दी नशीनी और वो सारी वो रस्म थी, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह से अपने दिल में बात की कि या अल्लाह, मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर तो इसमें कोई खैर है, या तू मेरे से अपना कोई काम लेना चाहता है, अपनी मखलूक का कोई काम लेना चाहता है। वो सोशल वर्क तो ऑलरेडी कर रहे थे, तो अगर इसमें कोई काम लेना है, मुझे नहीं पता कि इसमें सही और गलत क्या है, क्या काम है, तू अपनी मर्ज़ी का मेरे से काम ले ले, अगर इस साइड पे भी लाना है तो फिर तू अपनी मर्ज़ी का काम लेने, मुझे कुछ पता नहीं है। वो बाबा जी कहते हैं मुझे नहीं पता, वो 7वीं बारी अभी घुमा रहे थे या वॉटेवर कर रहे थे, बाबा जी की नज़र पता नहीं किस चीज़ पे पड़ी, या उन्हें कोई नाइंसाफ़ी नज़र आई, या कोई जुल्म होता नज़र आया, या वॉटेवर जो भी हुआ। वो कहते हैं वो एक बिजली की तरह से एक करंट सा था, जो मैं खुदा से एक किस्म का अपने दिल में दुआ कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या झटका लगा है कि मेरे कंट्रोल से बाहर था, मैंने वो पगड़ी भी उठा के फेंक दी, और साथ मुंह से पता नहीं क्या गालियाँ वालियाँ, जूती कहाँ गई कहाँ नहीं गई, और मैं वहाँ से चला गया। तो वो सब लोग आपस में ये कहना शुरू हो गए कि ये तो लोड ही नहीं बर्दाश्त कर सका। ठीक है, या ये इस काबिल नहीं था। पहले वही लोग कहते थे कि ये मादरजाद वली हैं, माँ के पेट से ही जब से आए हैं, जो जब से उन्होंने बोलना शुरू किया, ये जो कुछ कहते हैं वो होता जाता है, या पहले से कह देते हैं बारिश है, ये है, वो है, जो भी है, वो मुख्तलिफ चीज़ें थी, गाँव में मशहूर हुई थी बचपन से उनके बारे में। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वहाँ से 200 किलोमीटर किस तरीके से, उस वक़्त तो मोटरवे नहीं थी, मैं इस्लामाबाद कैसे आया और बरी इमाम सरकार कैसे पहुँचा।
ठीक है। हाँ, उनके दोस्त हैं एक, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि बाबा जी आए थे, मुझे ही, वो वकील थे, कि मुझे ही वो पूरा ब्रीफ केस भरा हुआ था उनका पैसों से, उस ज़माने का 92 लाख था, लेट 80s का, और एक लिस्ट थी और उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि ये इन बच्चों के स्कॉलरशिप्स जाने हैं, यहाँ की ये पेमेंट्स हैं, इतने साल ये ऐसे चलेगा, ये तुमने ड्यूटी करनी है और ये सब तुम्हारे हवाले। और उसके बाद ये कैसे वहाँ जाते हैं कैसे नहीं जाते ये किसी को नहीं पता, लेकिन बाबा जी ये कहते हैं कि मैं शायद 3 दिन या 4 दिन उसी दरबार पे लेटा रहा, जब मुझे इतना याद है कि यही खातून ये वहाँ मेरे पास पहुँच गई ढूंढती ढांढती। ठीक है, वो उनके कोई रिलेटिव्स पिंडी इस्लामाबाद में रहते भी थे, बाद में उनकी बेटी की बाबा जी ने शादी वहीं की उनकी तरफ ही, लेकिन वहाँ जाती भी थी वो बाबा जी के साथ, या बाबा जी उन्हें लेके भी जाते थे, और बाबा जी उनके साथ शायद बड़ी इमाम सरकार के दरबार पे गए भी हों। बहरहाल उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया क्या नहीं लगाया उन्हें कैसे पता चला, बहरहाल बाबा जी कहते हैं कि मैंने इसको देखा तो मैंने इसे भी गालियाँ दी या धक्के दिए या क्या किया, लेकिन ये किसी ना किसी तरह मुझे लाहौर ले आई। लेकिन बाबा जी साहब ये भी कहते हैं कि बाबे को भी वहाँ जब होश आई, बाबा वॉमिटिंग्स कर रहा था, बुरा हाल था, वही गंद में लिथड़ा पिथड़ा सड़क पे पड़ा था, कहाँ कैसे आया कहाँ से आया बाबे को कोई पता नहीं, लेकिन ज़रा जब होश हुआ, अब ये हर बंदे की वारदात नहीं है, ये जिसके ऊपर गुजरी है वो जानता है, दूसरे को समझाई नहीं जा सकती उसको वॉमिटिंग क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है क्या हो रहा है। कहते हैं कि वहाँ से मुझे हुक्म, अब ये कहते हैं वहाँ से मुझे हुक्म हुआ कि लाहौर चले जाओ। अब वो किस तरीके से हुक्म हुआ किसने दिया अल्लाह जाने, ये अपनी कुश्ती है उनकी। लाहौर आया तो बाबा जी यहाँ मुख्तलिफ दरबारों पे, वो कहते हैं कभी मैं रेलवे स्टेशन जा पड़ता था, 3-3 दिन 4-4 दिन पड़ा रहता था, कभी मैं दाता चले जाता था। ठीक है, वहाँ से उठना जब 2-4 दिन के बाद अचानक जो हालत होनी, बाबा मौज दरिया चले जाना, बीबियाँ पाक दामन चले जाना। ठीक है, मुख्तलिफ दरबारों पे, वो कहते हैं पता नहीं बाबे को जिधर का हुक्म होता था बाबा चले जाता था। तो ये अम्मा जी जो सेकंड वाइफ थी, कहते हैं ये वाकई मेरे पीछे ढूंढती ढांढती पहुंचती थी। ठीक, और मुझे किसी ना किसी तरह पकड़ धकड़ के या किसी बंदे को साथ मिला के किसी कज़न को, ये मुझे उठा लाती थी वापस वो भाटी वाले घर जो बाबा जी ने बना के ख़रीद के दिया था, बना के ख़रीद के दिया था बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में, जो विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के पास था, बुखारी हाउस, उसका बाबा जी ने प्लैक भी लगाया हुआ था। जी, वो ऑलरेडी बाबा जी ने घर ले दिया हुआ था, शादी हो चुकी थी, उन बच्चों को बाबा जी ने वहाँ एडमिशन्स लाहौर में दिलवाए, उनमें से एक बंदा आर्मी में ठीक ठाक रैंक पे गया, दूसरा नेवी में ठीक ठाक रैंक पे गया, बेटी ने ग्रेजुएशन की और वो शादी होके वहाँ चली गई मीर पिंडी। अब बाबा जी कहते हैं कि ये मुझे वापस लाती थी, नहलाती धुलाती थी, कपड़े साफ़ पहनता था, 2-4 दिन ठीक रहता। कहते हैं मैं पेंट कोट भी बाबा 3 पीस भी पहन लेता था वापस पुराना। ठीक है, लेकिन जिस वक्त वो हालत होती थी, कहते फिर नहीं मुझे पता चलता था, फिर मैं वो कपड़े फाड़, मैं कोई पता नहीं जूती है नहीं है, कपड़े पूरे पहने हैं नहीं पहने हैं, वाई तबाई बकता बाबा किसी भी तरफ निकल जाता था। ये पीछे ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर कहीं से ढूंढ लेती थी, या इसको किसी से पता चल जाता था, ये फिर बाबे को पकड़ लाती थी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने हंस के ये भी कहा कि जाहिर बात है कब्जा ग्रुप था। ठीक है, तो पता था मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है, जायदाद तो बाबे के नाम बहुत थी। ठीक है, वो उनके सामने लेकिन वो अम्मा जी मुझे लदा समझाती होती थी कि ये सारे हैं, ठीक है, बड़े नसीब करे दोनों, मैं उससे आगे नहीं कहता। उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे मेरे लेक्चर्स लिए हुए। तो खैर, बाबा जी कहते हैं बाबा इसी हालत में आहिस्ता आहिस्ता बाबे की ड्यूटी दाता लग गई। अब कैसे लग गई किसने लगाई ये नहीं मुझे पता, बाबा दाता जाना शुरू हो गया। तो दाता में बाबा जी की जो वर्डिंग है कि मैं 3 दिन भूखा प्यासा, शायद रमज़ान था, तो 3 दिन मैं वहाँ पड़ा रहा, और अफ्तारी का वक्त होना,
बाबे ने बैठ जाना कि दाता के मेहमान हैं, कोई ना कोई रोज़ा खिलवाएगा। कहते किसी ने पूछना ना, छीन छपट के लोग लंगर खा पी जाते थे। बाबा कहते अभी अंदर सैयद पुना था, अभी अंदर एक पीर साहब थे, ठीक है, अपना हसब नसब था, सैयद हैं, मांगेंगे नहीं किसी से, किसी के आगे जाएंगे नहीं, हाथ नहीं फैलाएंगे। तो कहते हो किसी ने भी ना आना तो आखिर में मैंने दाता साहब के सराने जो सबील एक पानी की लगी हुई है, कहने मैंने वहीं से पानी 2-3 गिलास पीना और लेट जाना। किस दिन सुबह सहरी में उठ के बैठे रहना कि कोई तो कुछ देगा, नहीं तो फिर पानी पी के सो जाना। कहते तीसरा दिन था तो मेरे बाबे वाली बात सो गई थी, बाबा जी से बाबे की फकीरी हवा में जा रही थी, ठीक है, पानी पी पी के बुरा हाल था। तो उस दिन भी यही हुआ कि वो अफ्तारी के वक्त वही चीना छपटी लंगर ये वो, बाबा खड़ा था कि आज तो दाता अपने मेहमान का ख्याल करेगा, नई पोस्ट है और बाबे की ड्यूटी इधर लगी है तो दाता कुछ ख्याल करेगा। कहते बाबे को दाते ने घास नहीं डाली, बाबे को चढ़ गुस्सा गया, केड़ा दाता, ऐसी की तैसी, ये वो फलां, बाबा बोलता बालता वहां से निकल गया, ठीक है। वहां से निकले तो वो कहते हैं कि बाबे को भी नहीं पता कि बाबा किधर को जा रहा है और किस वक्त बाबा जो है वो लेडी मैक्लेगन जो है हॉस्पिटल, लेडी विलिंगटन मीनारे पाकिस्तान से पहले, और उस गली से चलता चलता बाबा फज्जे के पाए वाले के पास आ गए। कहते हैं कि वो रात का टाइम था, ये सहरी का तीसरे दिन की रात जो बात है, अफ्तारी हो गई, सारा ज़रा लेट का टाइम है। वो कहते हैं कि बाबे को नहीं पता वो जो फज्जे वाला होटल या उधर कोई जगह है कि वहाँ बाबा आया, और क्यों आया बाबा अपनी टुनकी में या लय में, वहाँ कोई अजीब सीन देखा। वो कहते हैं कि बाबा तो जिस भी हालत में था तो वहाँ कोई अजीब सीन देखा कि वो कोई लड़के थे, वो वहाँ खाना खा रहे थे, पता नहीं सहरी करने आए हुए थे या क्या करने आए हुए थे, वो खा रहे थे और वो जो हड्डियाँ थी वो सड़क पे वो इस तरह फेंकते थे। तो वो 2-3 मलंग नुमा बंदे थे, एक आदमी था, वो भी भाग के उन हड्डियों की तरफ जाता था, पता नहीं नशई था या पागल था, और कुत्ते भी उस पर लपकते थे। तो कहते कि वो लड़के फिर उस पर हंसते थे, कभी कुत्ता ले जाता था, वो बेचारा पकड़ता रह जाता था, कभी वो बंदा उठा के वो कहते वो भी अपनी शॉपर में डाल रहा था। कहते बाबे को अपना गुस्सा चढ़ा हुआ था दाता के ऊपर। यहाँ पे मैंने इंसानियत की, कहते कि वो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुई कि ये इंसान है, हड्डी फेंकने वाला भी इंसान है, ठीक है, और ये एक इंसान को कुत्ते से लड़ा रहा है हड्डी फेंक के, बजाय इसके कि उसे कहे कि इधर आओ यार तुम्हें भूख लगी है मेरे साथ बैठो। तो कहाँ वो दाता कि वहाँ 3 दिन में प्रोटोकॉल मांगता रहा कि कोई प्रोटोकॉल आएगा, कुछ ख्याल करेंगे, ड्यूटी लगी है, नया बंदा आया या जो भी है, और कहाँ अब ये इधर मैं चलता फिरता आया तो आगे सीन देखा तो वो अजीबोगरीब है। आपके नॉर्मल माशरे में भी यही कुछ नहीं होता, पैसा फेंक तमाशा देख, ये भी नचाने वाला ही आ रहा है ना, उस बेचारी को कंजरी कहते हो। यहाँ कायदे आज़म की थाप पे नहीं सारे नाचते, आजकल पार्लियामेंट में मंडी नहीं लगी हुई, बल्कि वो एक साहब जिनके घर के सारे चक्कर काट काट के फामे हो गए हैं, मौलाना फजल साहब के, वहाँ पे तो मैंने टीवी पे देखा है जो सीन है। पता नहीं आप लोगों ने कभी पब्लिक टॉयलेट में रश गाँव के इलाके में देखा कि नहीं देखा, गाँव में या ऐसी कई जगह पे, कई शादियों में, शायद गाँव के इलाकों में ज़्यादा होता है कि वो एक आधी वॉशरूम होता है, तो मेहमान काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अचानक वॉशरूम पे रश पड़ जाए ना तो वो लाइन में 4-5 बंदे खड़े होते हैं, एक अंदर होता है, जिसके पेट में बल पड़ गया वो पहले चला गया। अब अचानक कोई ज़्यादा बल जिसके पेट में ज़्यादा है ना वो भी आता है, तो अब वो सारी लाइन तोड़ के जा दरवाजे को धक्का मारता है, दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, दूसरे सारे उसको इस तरह गौर से देखते हैं भी हम खड़े नहीं हैं तमीज़ से, ठीक है। अब वो पीछे तो खड़ा हो जाता है लेकिन फिर उसके बल पड़ रहा होता है। तो ये तारक मतीन साहब एक साफ़ी हैं और बड़ा अच्छा कल अपने वीलॉग में नरेट किया हुआ था कि बैत कहते हैं घर को, बैतुल खला वैसे वॉशरूम को कहते हैं। तो उसने कहा यार बैतुल खला पे तो ये हालात देखे थे, बैतुल मुलाना पे ये क्या हो गया है। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है, तो उसमें उसने वो बड़ा अच्छा सीन नरेट किया कि यार वो जिसके पेट में ज़्यादा मरोड़ उठ रहा होता है ना, वो फिर लाइन तोड़ के ना फिर जाके दरवाजा नॉक करता है, निकल बाहर यार जल्दी कर। अब अंदर वाला कौन सा उधर को पराठे पका है
या जान के बैठा हुआ है या शौक से बैठा हुआ है, उसके भी पेट का बल नहीं जा रहा, वो कैसे पहले निकला, या जल्दी क्या करे, या वो देर कर रहा है, लेकिन बाहर वाला भी मजबूर होता है। तो उसने कहा कि मैंने आज सारा दिन कवरेज करते देखा कि पीपल्स पार्टी वाले जो आए हैं ना, तो अंदर पीटीआई वाले हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं यार उन्हें कहो हमें साथ वाले कमरे में बिठा लें, यार अभी गए नहीं, यार हमारी बात करा दो। कहते उसी तरह पीछे नून लीग वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी बात करा दो। तो कहते बैतुल खला के भी यही हाल होता है कि हर बंदा कहता है मैं लाइन तोड़ के पहले चला जाऊँ, मेरे से ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। तो मौलाना आराम से अंदर जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं कि वो भी वेट करे, वो भी वेट करे, उन्हें पता है सबके पेट में रोड उठ रहा है। तो बाबा जी कहते कि वो जो मैंने सीन वहाँ पे देखा इंसानों का, इंसानियत की तजलील का, कि ये हड्डी के ऊपर वो इंसानों की खाई हुई हड्डी, चिचोड़ी हुई हड्डी, उसके ऊपर भी ये इंसान इस बात का एहसास नहीं है इन्हें। हीरा मंडी के इलाके में फज्जे के पाए बड़े मशहूर इलाका बड़े है रेसिपी, लेकिन वहाँ ज़्यादातर उस टाइम पे ऐसे लोग होते भी हैं, या शायद वो कोई यंगस्टर्स थे, कौन थे, वो हड्डी पे नचा रहे थे उस कुत्तों के मुकाबले में। उस एक बेचारे नशेई था चाहे कोई, या कोई भूखा था, या कौन था। तो कहते बाबे की पहले मुश्किल से वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी, अब बाबे की मतली और बढ़ना शुरू हो गई। देखने वाला कहेगा कि शायद उनके उस एक्ट से हो रही है। इन लोगों का ख्याल अपने रब से जा टकराता है, उस हाई रेडिएशन पे रेडिएट करना शुरू कर देते हैं। बद्दुआ इन्होंने देनी किसी को नहीं होती, ठीक है, और खुदा इन्हें दिखाता है दर्द, और इनकी दुआ कहीं निकलनी होती है, किसी की बेहतरी आनी होती है। वहाँ से वो कहते हैं कि बाबा वहाँ से वापस पलटा, और बुरा जो हाल था कि मतलब वो सीन भी नहीं देखा जा रहा था। बाबा वहाँ से वापस पलटा और एक घर के दरवाजे के आगे टाट सा लटका हुआ था, तो बाबे को चक्कर आया। आप कहती ना कैसे पहुँचे वहाँ पे, ठीक है, कहते बाबे को चक्कर आया। बाबे को उसके बाद नहीं पता कि बाबा वो दरवाजे का सहारा लेने लगा, वो अंदर दरवाज़ा खुला था, क्या था, वो टाट को हाथ लगा, टाट के यानी चादर थी, एक कर्टन था, वो दरवाजे को लगा, दरवाजे समेत बाबा अंदर जा गिरा। दरवाज़ा खुला था, बाबा बेहोश गिरा, गिरने की आवाज़ आई। कहते बाबे को ये याद है कि बाबे को जो होश आता है तो बाबे के पास छन छन करते कोई घुंघरुओं वाली टांग है, और कोई बंदी खड़ी है, और वो बार बार बाबे को कह के बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो, बाबा बाबा आंखें खोलो, ठीक है। कहते बाबे को कोई पता नहीं है। उतनी देर में फिर बाबे को ये सीन याद है कि वो काकी जो है वो बाबे का सर अपनी गोद में लेके बैठी हुई है, वही टांग उसकी नज़र आ रही है जिस पे घुंघरू हैं, और बाबे का सर गोद में करके तो वो कोई चावल हैं, बिरयानी है, कुछ जो भी है, वो बाबे को खिला रही, कह रही बाबा खाओ। जैसे मैं इन्हें कहता हूँ लंगर खा लो, ये कहती नहीं हमें पहले ही वॉमिट हो रही है, या उल्टी आ रही है, या नहीं खानी हमने। देखिए बाबे की स्यादत या सैयद पुना थोड़ी देर को लर्जा कि सैयद और कंजरी के दर का लुकमा खाए, कंजरी की कमाई खाए। कहते हैं लेकिन वो लुकमा उसने जितने प्यार से मेरे मुंह में डाला, मेरी वो वॉमिटिंग या नौजिया या जो भी था, लेकिन जिस तरह वो मुझे बाबा कह रही थी, बाबा हैरान था कि ये मुझे बाबा कैसे कह रही है, और इसको कैसे पता है कि मैं भूखा हूँ, इसको क्यों ये मुझे खाना खिला रही है, इसे क्या पता है, मैं हो सकता है कोई नशेई हूँ, कोई पागल हूँ, कोई फ्रॉडिया हूँ जान के उनके, लेकिन वो जितने प्यार से मुझे खिला रही थी। बाबा खाता भी जा रहा था और उसकी आंखों से टप टप आंसू मेरे पे गिर रहे थे, और मैं वो लुकमे 2-4 खाए तो बाबा झुटरी लेके उठा बाबे, और उसने पानी दिया, बाबा पानी पी लो। तो बाबा कहते हैं कि मैंने पानी के एक घूंट के बाद ही, एक घूंट या घूंट पानी पी के बाबे ने उससे पहली बात की, काकी तुझे कैसे पता है कि बाबा भूखा था? दाता को पता नहीं, फज्जे को पता नहीं, फज्जे के गाकों को पता नहीं, किसी ने बाबे को हड्डी भी नहीं फेंकी, तुझे कैसे पता चला कि बाबा भूखा था? तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए बोली, बाबा मैंने फाका काटा है। तो उस दिन बाबे को पता चला कि ये तन बीती का नाम है। ये जब तक ऊपर से गुजरी ना हो, आप ज़रूरतमंद को उसके चेहरे से तब पहचानते हैं जब आप उस ज़रूरत से गुजरे हो। आपने फाका काटा हो तो आपको फाके वाले की चेहरे के ऊपर वो फाका मस्ती नज़र आती है, दूसरों के लिए वो तमाशा होता है।
दूसरों के लिए वो फ्रॉड होता है। ठीक है, मैं यहाँ बैठे आप में से कईयों का मजाक उड़ाता हूँ या डांट भी देता हूँ या स्नब कर देता हूँ या नहीं भी जवाब देता, कई बार नॉन सीरियस भी लगता होगा। उसने तो चीख लिया था, इसे कहो चुप कर जाए, उसने चीख लिया था, उसको कहो चुप कर। मैं चीख भी नहीं सकता क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर अगर आपको आपकी बात कहने नहीं देगा तो आप समझेंगे कि मेरा इलाज कैसे करेगा, इसको तो मेरी बात का नहीं पता। और अगर डॉक्टर बेहिस होगा, वो आपका इलाज नहीं, आपकी जेब का इलाज कर रहा है, अपने पैसों का कर रहा है, तो वो एक बॉडी का इलाज है, रूह का इलाज नहीं कर सकेगा। अगर वो रूह के ज़ख्म जानता है, पहचानता है, रूह की चीख को समझता है, दर्द की लहर को फील करता है, दर्द की लहरों को परसीव करता है, कैसे करता है? वो जब तक उस दर्द से नहीं गुजरा होता, उस फ्रीक्वेंसी को उसने कभी सफ़र नहीं किया होता, वो उस डेप्थ पे जाके उसको हील नहीं कर सकता। और कई बार उसको पेशेंट को स्नब करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उसे कह रहा होता है कि इस दर्द को मत लाप, मैंने जो समझना था मैं समझ गया हूँ, लेकिन जो बाकी कान हैं उनमें से कोई ज़ख्मी हो जाएगा या कोई तेरे दर्द का मजाक या तमाशा ना उड़ा दे और वो फंस जाए, उसको ये इन्फेक्शन लग ना जाए। इन्फेक्शन लग जाती है ना, ठीक है, दर्द भी लग जाती है। ठीक है, एक तो होती है उस दर्द से प्यार करने वाले, दर्द बांट लेते हैं। ठीक, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे कहते बाबा मेरी इधर एकदम ऐसे हुआ है। मैं उसे कहता हूँ तुम फलां शख्स के लिए दुआ कर रहे हो, उसके साथ ये इस जिस्म के हिस्से के इस हिस्से के साथ ये टॉर्चर हुआ है, वो इस वक्त तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है। कुछ दिन के बाद उन्हें नज़र आ जाता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो पहले से किसी के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, बाखबर लोग होते हैं, खुदा उन्हें दुआ की ड्यूटी देता है। अब वो ड्यूटी सिर्फ यही नहीं होती हाथ उठा कर ड्यूटी, वो खुद को पेश कर देते हैं, अपना सद बकरा, कुर्बानी के बकरे। वो बगैर दर्द फील किए नहीं हो सकता। दर्द कहते हैं एहसास को, किसी का दर्द इस तरह से महसूस करना कि उसको उससे छीन लेना, उसको पेन फ्री कर देना, उस दर्द का दरमा बन जाना, ये बाबा लेवल की बात है, ये अल्लाह के बंदे की बात है, ये मेरी बात नहीं है, ये डॉक्टर की बात नहीं है, ये सूरह रहमान सुन ले दुआ कर ले, ये मेरे और आप लोगों के लिए है। ड्राइंग रूम टॉक है, ये इजी है, ये सारे ही कर लें, कोई भी कर ले, ये जस्ट प्राइमरी जमात की बात है। ये सूरह रहमान सुने 7 दिन दुआ करें पानी पिए, ये नूरानी कायदा है, ये सरनुल कुरान है। जो आप लोगों ने किसी ने कुरान पढ़ा है तो उसको पहले एक बिगनर पारा होता है ना, ये वो है। असल इसके पीछे क्या है, जो पीछे अभी मैंने थोड़ा सा बोला है, इसमें से जो गुजरेगा उसको समझ आएगा, उसको समझ आ जाएगा। नहीं तो ये लफ्ज़ ही है, ये भी पोइट्री है।
बाबा का ये जर्नी है। आपने पूछा वो उधर को कैसे आ गए, तो कहते हैं कि फिर बाबा को समझ आई कि वो एक औरत जो कि अपनी एजुकेशन जितनी भी उसने ली हुई थी, LHV कोर्स किया हुआ था, उसके साथ उस गांव में मैंने सीट क्रिएट कराई, मैंने उसकी पोस्टिंग कराई, एट रैंडम कोई भी आ गई, वो आ गई, उसकी शादी भी हुई, बच्चे हैं, बेवा हो गई है, ठीक है, या डाइवोर्सी हो, कोई सिंगल पेरेंट है, वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रही है, मुआशरा स्टिल उसको एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं, वहाँ का मुआशरा, उस ज़माने का मुआशरा, ठीक है, उसकी उस स्किल से जो उनकी औरतों के लिए बेनिफिशियल है उसके ऊपर भी तैयार नहीं है, औरतों को भी नहीं और उसके पास जाने दे रहा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अगर मेरी माँ ने इंसानी हमदर्दी के तहत या अपने बेटे की गर्ज की खातिर, ठीक है, या बाबा जी पे उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम खुद भी अपनी माँ से मिले हुए थे, तुम है ही इस औरत के साथ ख़राब हो, तुम्हारा ऑलरेडी इस औरत के साथ चक्कर है, तुमने ड्रामे में इसकी यहाँ पोस्टिंग की है, असल में ये पहले ही तुम्हारी बीवी थी, यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगा, ठीक है, तुम इसके साथ ख़राब थे, तुम इसको किसी के घर से भगा के लाए हो, अब तुम इसको छुपाते फिर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक की दर थी। तो कहते बाबा ने ये सोचा कि बाबे को हर वक्त एक बेचैनी, पता नहीं क्या था एक उसके, तो बाबा ने सोचा कि वो औरत जो शरीफ साथी है और एक अपनी सख्त के मुताबिक, तालीम के मुताबिक रिज़्क़ हलाल खिलाना चाहती है, मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको भी कंजरी की निगाह से देख रहा है, और ये बेचारी जो इस गली में आ गई हैं, इनको कोई ज़बरदस्ती अगवा करा लाया है, कोई वैसे धोखा खा के आ गई है, या किसी को वैसे ही किसी का बाप अपनी रात की मज़ा लेके निकल गया, पैसे दे गया, और वो औलाद जो पैदा हुई है उसकी उसको ख़बर भी नहीं है या उसको ऑन करने पे तैयार नहीं है, इनको कौन ऑन करेगा? इस गली से तो जो एक बार गुजर गया या रह गया, वो चाहे किसी सैयद की बेटी हो, चाहे किसी कितने भी बड़े शरीफ ख़ानदान की बेटी हो, उसको तो वापस लेने भी कोई तैयार नहीं है। तो इनका पुरसाने हाल कौन है? ठीक है, वो कहते हैं वहाँ से बाबा दाता नहीं गया, ये सारी गली जो है इसे मदीनातुल औलिया कहते हैं, बड़े बड़े बाबे इधर ही चक्कर लगाते रहे हैं, किसी ना किसी ज़माने में उनकी यहाँ ड्यूटी लगी है। तो बाबा वहीं पे बगियाँ जहाँ होती थी वहाँ पे, या हैदर साईं का दरबार जहाँ पे किले वाली साइड पे था, तो बाबा वहाँ पे पड़ा रहता था इसी इलाके में, कभी उधर गिरा हुआ है, कभी उधर गिरा हुआ है, वो जो भी हालत होती थी। लेकिन जब वो ज़रा सी होश आनी तो कभी दाता चले जाना, ठीक है, कभी बीबियाँ पाक दामन चले जाना, कभी बाबा मौज दरिया चले जाना। वो कहते हैं जो 3 बार अल्लाह है, ये मुझे बाबा मौज दरिया से मिला। आज हमने बाबा मौज दरिया के दरबार पे जाना, उनका आज उर्स शुरू हो गया, आज कल परसों, चलो, तो ये यहाँ से मुझे मिला, यहाँ मैं 3 दिन पढ़ा रहा, मेरी पोस्टिंग हो गई और मैं ये करता रहा, यहाँ भी ड्यूटी की मैंने। लेकिन उन काकियों के ही वहीं पे वो कहते हैं कि फिर उन्होंने, एक नज़र साहब थे, उनके घर, उनकी वो काकी जी कहती हैं कि बाबा जी ने आके मेरे घर कह दिया कि काकी तू मुल्तान से आई है, बावलपुर की है? तो कहती मैं थी, तो मैं हैरान की इन्हें कैसे पता है, शाह शम्स से आई है। तो इस तरह वो बाबा जी उन्हें कहते अच्छा धमाल सुनाओ, अच्छा क्या होती है नात सुनाओ, कवाली सुनाओ। वो फिर उन्होंने कई तरीके से वहाँ पे मुख्तलिफ कोठों पे वो डेरा जमा ज़बरदस्ती जाके बैठ जाते थे। वो लोग कुछ भी नहीं कहते थे, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी के बारे में मशहूर हो गया कि कोई बात है। बाबा जी कहते हैं बाबा के बारे में पहले ये भी मशहूर हो गया काली ज़ुबान वाला है, ये जिस कोठे वालों को कुछ कहता है, अगर कोई पंगा लेता है वो उजड़ जाता है कोठा, ठीक है। लेकिन ये भी मशहूर हो गया कि काकी, जो जिस काकी के ऊपर जादू हो जाए, कहते हैं बहुत तोहम प्रस्त होते हैं, वो काकियों के अंदर जो पॉजिटिविटी थी, जो काकियाँ वहाँ मजबूरन होती थी, उनका अंदर उसको, उस प्रोफेशन को या उस काम को रिएक्ट करता था, वो करना नहीं चाहती थी। उनके अंदर ये सवाल होता था कि मैं क्यों नाचूं इनके सामने, या मैं क्यों ये काम करूं। उन्हें वो ज़ोर ज़बरदस्ती करवाते थे तो उन्हें दौरे पड़ते थे या वो हिस्टेरिकल हो जाती थी। वो समझते थे कि जी जिन्न आ गया, भूत आ गया, फलां आ गया, या वो शौक़ से जब वो काम कर ही नहीं रही है तो वहाँ गाहक ही नहीं आ रहे हैं, कोठा नहीं चल रहा उनका, कुछ भी है, तो वो ये समझते थे साथ वालों ने जिनका चल रहा है उन्होंने जादू करा दिया, जिन छोड़ दिए हैं।
तो अब वो मेरे पास आना शुरू हो गए। वो जो बगियों के पास लिद के पास बैठा होता था, गंदे नाले में पाँव डाल के बैठा होता था, बादशाह मस्जिद की दीवार के साए में बैठा होता था और सोचता था कि ये औरंगजेब आलमगीर ने इधर तो बादशाह साहब ने इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, ये क्यों नहीं आबाद होती, और हीरा मंडी आबाद है, ठीक है, और है ये इस्लामी जमहूरिया का मुल्क है। ज़िया साहब की हुकूमत रही वहाँ पे, वो भी नहीं खाली करा सके, कोशिशें की उन सारों ने, ठीक, लेकिन उनको ओन करने पे कोई तैयार नहीं था। कहते उस दौरान फिर मैंने उनकी रियल लाइफ देखी कि जब वो बेचारी 40-45 बूढ़ी हो जाती थी तो उस बेचारी को हड्डियों का पिंजर समझा जाता था, एक यूज्ड ओल्ड कार जो बिल्कुल अब किसी काम की नहीं है, तो उसको जिस तरह बलालगंज में उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े होते हैं, तो कहते हैं मैंने इंसानों को रेंगते देखा है वहाँ पे, गंदी नालियों से उठा के खाते देखा है। उन्हें एक पैनाडोल की गोली अगर वो बुखार से मर रही है, सर दर्द से मर रही है, या उसको कोई बीमारी पता चल गया जी इसको एड्स या काला यरकान हो गया, अब उसके पास कोई नहीं आ रहा, तो उसको उसके घर वाले, वो जिन्होंने सारी ज़िंदगी उसके जिस्म की कमाई खाई है, उसके नाच की कमाई खाई है, वो भी नहीं ओन करने पे तैयार होते थे। वो गंदी नाली में से उठा उठा के, कोई गंदा गला सड़ा फल, कोई चीज़ जा रही है, वो भी उठा के खा लेती थी और मर रही होती थी भूख के हाथों। किसी भी कॉस्ट पे कुछ भी करने पे वो तैयार है, उसे भूख का मसला है, इलाज का मसला है। तो बाबा को ये नहीं समझ आती थी कि मुझे इसने यहाँ भेज दिया है, मेरे से उसने क्या काम लेना है, मैं वहाँ क्या उन्हें वाज करता, क्या उन्हें लेक्चर देता, जो वहाँ आ रहे थे उनमें कैसे एहसास डालता कि ये भी तुम्हारे जैसा इंसान है जिसको तुम नचा रहे हो पैसों की खातिर। तो बाबा वहाँ मौसीकी, धमाल, ये एक काम बाबे को समझ आया। बाबा ने वो धमाल लगवानी शुरू की कि इंसानी जिस्म से जो दर्द की लहर निकलती है, जो उसका अपना दर्द है, अगर वो दर्द उसका एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, यकसुई में चला जाता है, ठीक है, वो काकी को, उस काकी को जो दर्द रखने वाली काकी होती थी, उसको कहते थे कि तू समझ के तू अपने रब के गिर्द घूम रही है, जो भी उसे गाइडलाइन देते थे। वो प्यार उसका बाबे से प्यार हो जाता था कि बाबा मेरे दर्द को समझता है, ये मेरे घर वाले जो मेरी कमाई खा रहे हैं ये नहीं समझते, और बाबा मेरे से प्यार, और बाबा मुझे बेटी कह देता है। उनमें से कई कहती हैं कि हम तो इस बात पे हैरान कि ये हमें बेटी कह रहा है, हमारे तो घर वाले में बेटी नहीं कहते। वो एक अलहदा सफ़र है, वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, वो बाबा जी उस वीडियो में, इंटरव्यू में है। आपके सवाल के लिए यही काफ़ी है मेरे ख्याल। हाँ जी, मैंने बुक में पढ़ा था कि उनके कुछ वो जो काकीज़ थी, पिंडी की हीरा मंडी थी, उनसे भी वो एसोसिएटेड पूरे पाकिस्तान की फिर हीरा मंडी तो में बाबा जी जाते रहे। मैंने यही पूछना था कि सिर्फ लाहौर की हीरा मंडी आपने थी? 85 लिखा, 85 नहीं, बाबा जी तो वहाँ पे 2-4 साल नहीं रहे, बहुत साल ड्यूटी की है बाबा जी ने। ये अखबार में पता नहीं किसने लिख दिया, लेट 80s की बात है। और उधर से बाबा जी जो है ना 90s के एंड में बाहर निकले, जब वो यानी उन्होंने 95 से ऑनवर्ड इधर आना शुरू कर दिया, दोबारा लिंक्स होश में आ गए। वो कहते हैं बाबा होश में इस तरह आया कि वहाँ 1-2 काकियाँ ऐसी थी जो बाबा जी से इतना प्यार करना शुरू हो गई कि अगर तो बाबा जी उनके कोठे पे बैठते थे, उनके पास बैठते थे, तो वो होश में रहती थी, घर वालों की बात मानती थी, धमाल भी कर लेती थी या जो भी करती थी। बाबा अगर कहीं चला गया है, जाके रेलवे स्टेशन 3 दिन पड़ा हुआ है या किसी दरबार पे बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो काकी भी जो है वो बिल्कुल अपनी सेंसेस में नहीं रहती थी, और वो लोग उस काकी की खातिर बाबे को ढूंढते पहुंच जाते थे कि बाबा कितने चला गया, लड़की के ऊपर फिर जिन्न आ गया। कहते उस काकी की खातिर बाबा को आहिस्ता आहिस्ता होश आना शुरू। वो काकियों का ऐसा प्यार था, उनमें से 1-2 काकी ऐसी थी जो लोगों को कह रही थी कि मुझे बाबा जी फलानी जगह नजर आ रहे हैं, और वो परेशान होकर वहाँ पहुँच रहे, बाबा जी वहाँ होते थे। अब ये अजीबोगरीब सी बातें हैं थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मैं इन्हीं काकियों के ये इस तरह ना हो जाए, ये वैसे ना हो जाए, मुझे होश में रहना पड़ता था, मुझे होश में खींचने वाली ये थी, इसलिए उन्हें भी मुर्शद कहते थे। समझ रहे हो? स्टार्टिंग ईयर क्या था? स्टार्टिंग क्या? स्टार्टिंग ईयर जो आपने बताया है। लेट 80s। मेरे पास कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन लेट 80s बाबा जी के वर्ड्स जो मुझे उन्होंने कहे लेट 80s है। इसने अखबार में 85 लिखा हुआ है, आई थिंक 87 है जो बाबा जी के वो घर के ऊपर बुखारी है उसका वो प्लैक लगा हुआ है बाटी का, ठीक है। वो उस वक्त तो बाबा जी होश में, उन्हें घर शर्ट लेके दिया, और 89 है आई थिंक जब उनकी वो दस्तारबंदी वगैरह हो रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली 90s में। तो बाबा जी वहीं हीरा मंडी उधर ही वो ड्यूटी करते रहे ना। गए ऐसा नहीं, वो तो मुझे
2003 में भी लेके गए वहाँ पे, ठीक है। उस स्पेस से कब निकले थे वो? ऐसा सच नहीं निकले, लेकिन वो पहले तो वहीं पे रहे, फिर 4-5-6 साल के बाद वो इधर की दुनिया के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हो गया। तो मेरा इसी पे थीसिस है ना, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो शिफ्ट कब हुए थे, क्योंकि डॉक्टर तारिक भी कह रहे थे कि उनकी लाइफ में एक बेसिकली स्प्लिट या डिवीज़न कह लें कि मतलब कुछ देर जो थी वो उन्होंने कुछ साल उन्होंने उस स्पेस में गुजारे थे। ये 96-97 तक वो वहाँ रहे। 96-97 से उन्होंने इधर की दुनिया से भी राब्ते हुए, पीटीवी के दफ्तर चले जाते थे, मुख्तलिफ़ लोगों से उनके ताल्लुकात थे या उनसे मिलते थे, उनको भी मौसीकी के ज़रिए इलाज की बात करते थे। सूरा रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ के ऊपर भी उन्होंने बात करनी शुरू की, लेकिन अपना नाम नहीं आगे आने दिया। 99 से एग्जैक्ट अगर आप कहो, 99 में जिस वक़्त उन्हें ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में उन्हें जेल में किया जाता है कसूर में, और वो बाहर जब निकलते हैं 3 दिन बाद 16 एमपीओ पे उन्हें अंदर कर दिया, और वो वहाँ पर उन्होंने निकलने के बाद वो कहते हैं कि चूँकि बाबे की मशहूरी बहुत ज़्यादा अखबारात में हो गई, ये वाली भी उधर से वो जो था ये NNI वाले जो खुशनूद अली ख़ान और ख़बर अखबार वाले ज़िया शाहिद साहब, इन लोगों ने भी उससे पहले जब कॉलम्स लिखे, अखबारात में ख़बरें लगाई कि हीरा मंडी में डब्बा पीर और पीर ऑफ कंजर शरीफ और सारा कुछ। तो बाबा जी कहते हैं कि वहाँ इतनी शोहरत या बदनामी या बेसिकली लाद उसका लफ्ज़ बोलते थे कि जब लाद हो जाती है तो फ़कीर को वहाँ से जाना पड़ता है। वैसे भी 12 साल बाद पोस्टिंग चेंज हो जाती है, इस तरह की भी बात करते थे, ठीक है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि वहाँ से लाद हो गई तो फिर बाबा को वहाँ से जाना पड़ा। वो गरीबों की हीरा मंडी थी, तो गरीब सा तरीका इलाज था, धमाल, मौसीकी, ठीक है। 7 शरीफ भी चाहते थे, लेकिन जब 5 स्टार हीरा मंडी पे ड्यूटी लगी तो फिर बाबे ने 5 स्टार, अल्लाह ने उसको तरीका दिया। उसके बारे में सूरा रहमान के बारे में वो कहते थे कि एक दिन इसी तरह बाबा 3 दिन बेहोश पड़ा रहा, दाता साहब ही, और अपनी कोई समझ नहीं आती थी, वही कैफियत एक ऐसी थी, और कानों में बार बार ये आवाज़ आती थी सूरा रहमान की किरत और कारी बासित की जो किरत थी 90s में कहीं। तो कहते उस वक़्त बाबा ने, ये जो पढ़े लिखे लोग थे या पीटी वाले ने कहना शुरू किया कि अपने कैसेट प्लेयर ले लो और मुख्तलिफ मरीज़ों को सुनवाओ, हस्पताल में सुनवाओ, इसके क्या रिज़ल्ट हैं। उसमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स भी जो भी विलिंगली तैयार हुए कि ये वो सारा इकट्ठा डेटा सा करते रहे, अपना एनालिसिस करते रहे। वो कहते हैं कि मैं यही देखना चाहता था कि ये नमाज कायम होते साथ ही, यकसुई तारी होते साथ ही, ये बीमारी कैसे गायब होती है। और वो यकसुई किसी को मौसीकी के ज़रिए हासिल हो जाती है, किसी को वो काकी के बदन को उसको देखने वाले या यकसुई वाले को देखते हुए उन्हीं लहरों के साथ अगर उसकी ख्याल की लहर जुड़ती है तो वो वहाँ चला जाता है। और इसी तरह अगर कोई कुरान करीम की किरात को सुनते हुए होती है, वो उसका इनर प्रोसेस है सारा। बस इतने ही सवाल थे, थैंक यू। थैंक यू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला